ह्यूस्टन में हाउडी मोदी शो के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब जंग के खौफ से चीखने लगा है, मगर उसे कोई मददगार या रहनुमा दिखाई नहीं दे रहा। ये बात हम नहीं कर रहे, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। उधर न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात में भी इमरान के चेहरे पर खौफ दिखाई दिया, घबराहट दिखाई दी। आज जंग से खौफ से सहमे और दहले पाकिस्तान की हालत पर बहस करेंगे, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाउडी मोदी से उड़े पाकिस्तान के होश। अमेरिका में ट्रंप और मोदी ने एक मुश्तरका जलसे से खिताब किया, तो उस जलसे से खिताब के बाद बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए। ये कहना गलत ना होगा कि ट्रंप और मोदी ने दरअसल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। मोदी ट्रंप के ऐलान से खौफ में पाकिस्तान, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम डिबेट करें कि ट्रंप और मोदी का असल टारगेट क्या है। ये वक्त है अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करने का। जान बचानी है तो अब सबूत दो इमरान। मोदी को ये बता देना चाहिए वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कि जो 9/11 के जो अटैकर्स थे, जो हाईजैकर्स थे, उनकी तादाद थी 19 और 19 में से जो 15 हाईजैकर्स थे उनका ताल्लुक था सऊदी अरब से। ये पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं हामिद मीर, जो मुगालते में जी रहे पाकिस्तानियों का वहम दूर करने में जुटे हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम में कश्मीर और आतंकवाद पर मोदी और ट्रंप के ऐलान के बाद लोगों को ये बताने में जुटे हैं कि अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका में ट्रंप और मोदी ने एक मुश्तरका जलसे से खिताब किया, तो उस जलसे से खिताब के बाद बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए। ये कहना गलत ना होगा कि ट्रंप और मोदी ने दरअसल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। सोमवार को पाकिस्तान के जियो टीवी पर डिबेट शो में हामिद मीर के साथ पाकिस्तान के 2 मंत्री फैसल वावदा और सैयद गनी के साथ सीनेटर मुसद्दीक मलिक भी मौजूद थे, और वो भी यही चिंता जता रहे थे कि पाकिस्तान का क्या होगा। आपका मेरा मसला तो है ही, लेकिन बाकियों का भी मसला है। और खित्ते में कोई टेंशन हुई या सिचुएशन हुई तो वो पूरी दुनिया में फैलेगी, और ट्रंप को या बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड सुपर पावर्स है उनको रियलाइज करना अब जरूरी है, वरना फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। असल में हाउडी मोदी के मंच से मोदी और ट्रंप की जिन 2 बातों से पाकिस्तान की हड्डी कांपने लगी है, पहले वो सुन लीजिए। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कल रात को जो टेक्सास में जो एक मुश्तरका जलसा हुआ, तो ट्रंप और मोदी ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, और अगर वाकई ऐलान जंग कर दिया तो क्या हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए, उन्होंने तो कल बड़ी वाज़ेह शक्ल में, अभी मैं ये जो क्लिप्स देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि हम रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुसलमान जो हैं वो रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट हैं, और मैं जो हूँ, मैं फ्रेंड ऑफ हिंदू हूँ, ना सिर्फ भारत का दोस्त हूँ, मैं हिंदुओं का दोस्त हूँ, और मुसलमान जो दहशतगर्द हैं उनका हम सामना करेंगे। तो अब इससे ज्यादा क्या उन्होंने ऐलान जंग करना है? अब सवाल ये उठता है कि वो जो वर्ल्ड कप हम जीत कर आए थे, वो कौन सा वर्ल्ड कप था जो पिछली मरतबा हम सियासी तौर पर जीत के आए हैं इमरान खान साहब के पिछले दौरे में? जंग से पहले ही पाकिस्तान में इमरान खान को पिटा हुआ वजीर बताया जाने लगा है। कश्मीर पर यूएनएचआरसी में 58 देशों के समर्थन वाले ट्वीट की हकीकत सामने आने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर 58 ममालिक का हम ऐलान कर देते हैं और उसके बाद वक्त से हम अपनी रेजोल्यूशन यूएनएचसीआर में पेश नहीं करते, तो सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक कि हम रेजोल्यूशन नहीं पेश करना चाहते थे कश्मीर वाली, और 2 कि हमारे पास 58 ममालिक की हिमायत नहीं थी। और 58 ममालिक को तो छोड़ें, यानी 16 ममालिक की भी हमारे पास हिमायत नहीं थी। यानी हमें जहाज देने के लिए लोग तैयार हैं, तो वोट देने के लिए हमें तैयार नहीं है। तो मसला क्या है? हमें लोगों को, हमें अपने वजीर आज़म को, अपनी काबीना पे एतमाद होना चाहिए। मसला ये है कि हमें उनका वोट चाहिए, हमें उनका जहाज नहीं चाहिए। जी, मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। हम तो वोट हमें चाहिए। हमें ये दुख था इस बात का, जो अवार्ड्स मिल रहे थे, 3, 4, 5 ममालिक ने अवार्ड्स दिए मोदी साहब को, लेकिन चलिए वो उनका आपस का बायलैटरल कोई मसला होगा। मगर ये वो मौका था जिसपे हमें वोट चाहिए था। हम जा रहे हैं, हमारे पास 16 वोट नहीं है, या हमारे पास 16 वोट नहीं है, या हम कश्मीर की रेजोल्यूशन नहीं पेश करना चाहते, फिर इसके नतीजे
या हम कश्मीर की रेजोल्यूशन नहीं पेश करना चाहते, फिर इसके नतीजे में बहुत सी चमगोइयां शुरू हो जाती हैं। आपने देखा जिस तरह वो एक दफा जब ये नेशनल असेंबली जब ज्वाइंट सेशन के अंदर पेश होना था मोशन, तो उस मोशन के अंदर नई आईनी हैसियत कश्मीर की जो थी उसका जिक्र छोड़ दिया और इसरार किया कि उसके जिक्र की जरूरत नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अब खुल के सामने आना चाहिए, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, ऑपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आवाज हुकूमत की यानी हमारी सियासी हुकूमत की वही आवाज होनी चाहिए जो हमारी असली लीडरशिप की आवाज है। यानी उनकी तरफ से जो पैगामात आते हैं कि हम तहस नहस कर देंगे अगर आपने पाकिस्तान की तरफ या कश्मीर की तरफ मैली नजर से देखा, तो अब उसी तरह के सख्त जो स्टांस हैं वो हमारी हुकूमत को भी लेने चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह के बयानात हमारी फौज ने अब ना सही गरी साहब, आप ये नहीं समझते कि ठीक है हम सवाल तो उठा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफी सख्त लबो-लहजा अख्तियार किया नरेंद्र मोदी के बारे में और उनको काफी उन्होंने ललकारा है, बार बार ललकारा है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए मीर साहब, बात यह है कि अगर सिर्फ आप अपने मुल्क में बैठकर किसी को ललकार रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा भारत की पॉलिसीज पर। पाकिस्तान का रोना यही है कि एक भी देश आज उसके साथ नहीं खड़ा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार भारत को जंग के लिए ललकारते हैं। सवाल तो उठा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफी सख्त लबो-लहजा अख्तियार किया नरेंद्र मोदी के बारे में और उनको काफी उन्होंने ललकारा है, बार बार ललकारा है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए मीर साहब, बात यह है कि अगर सिर्फ आप अपने मुल्क में बैठकर किसी को ललकार रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा भारत की पॉलिसीज पर या जो मजालिम कश्मीर में कर रहा है उस पर। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसको दुनिया तस्लीम करे और दुनिया के सामने जाकर अपना केस अच्छी तरीके से प्रूव करे। जो भारत को जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है अमेरिका में, तो मैं नहीं समझता कि आप अमेरिका से ये तवक्को रखेंगे कि अब वो आपको किसी भी तरह से कोई स्पेस देगा, कोई मदद आपकी करेगा इस मसले को हल करने में। वैसे खुद ट्रंप ने ये बात सोमवार को न्यूयॉर्क में इमरान खान को भी समझा दी, जहां उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर इमरान से पूछ डाला कि ऐसे लोगों को लाते कहां से हो और कश्मीर पर मध्यस्थता तो तब करूंगा जब भारत राजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का होता सम्मान और उसके साथ ट्रंप से मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान को भला कैसे पच सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप देखें ट्रंप ने इमरान से बात की तो इमरान से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इमरान की जबरदस्त मौज भी ली। वहीं दूसरी ओर इमरान के प्रवक्ता बने पत्रकारों को भी झिड़क भी दिया और डपट भी दिया। जी हां, पाकिस्तान के चांद नवाबी पत्रकार डरे, सहमे और इसके साथ साथ अभी आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि आखिर मीडिया भी कितना डरा हुआ है और वहां का हुक्मरान जी हां इमरान खान दहशत में है कि कहीं पीओ के हाथ से न निकल जाए। पाकिस्तान में मचा है बवाल, लेकिन चूंकि अहम मुद्दा होता है दिन का, उसी पर हम लेकर आते हैं देश का सवाल। तो देश का सवाल में आज मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। बड़े पैनल में बड़े बुद्धिमान रक्षा विशेषज्ञ लोग जुटे हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, जी हां, आपने देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आप मौजूद हैं। मेरे साथ दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपनी राय रखेंगे और भी बहुत सारे मेहमान एक एक कर जुड़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल साहब, आपसे मेरा सवाल, कश्मीर पर पाकिस्तान कब तक रोता रहेगा राग? कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। देखिए मनीष जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि पाकिस्तान अपने एक फेज से गुजर रहा है। पहला फेज था उनके पास डर का, उन्हें हमेशा डर इसलिए लगा रहता था क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। वो डर बालाकोट के बाद खौफ में बदल गया कि अब हिंदुस्तान हमारे अंदर आकर भी हमें मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कर्नल साहब, एक और बात आपको याद दिलाऊं, आपको भी खैर स्मरण में होगा, फिर एक बार जनरल रावत ने कह दिया कि दूसरे बालाकोट, बड़े बालाकोट की तैयारी है। जी, मैं इसी पर आ रहा हूं। जो खौफ था वो डर जो है वो खौफ में बदल गया क्योंकि भारत ने पहली बार जाकर अंदर स्ट्राइक कर दी। अब जो स्टेज चल रही है वो स्टेज है दहशत की। अब हो पता है क्या रहा है
कि इमरान खान को जैसे ही कोई बताता है कि कोई एयरक्राफ्ट, कोई पनडुब्बी, कोई जहाज श्रीलंका की तरफ उड़ने वाला है, वो उसको नहीं पता था। वो सिर्फ ये बोलता है कि वहां के एयरपोर्ट से जहाज उड़ा है। वो दहशत है इन लोगों को कि वो हमारे लिए ही आ रहा है। देखिए, हमने अभी तक कहीं नहीं कहा कि हम पीओके पर अटैक कर रहे हैं, हमने कहीं नहीं बोला। हमने सिर्फ आर्टिकल 370 और उसके दौरान बात सिर्फ इतनी चली। लेकिन कर्नल साहब, एक बात तो कह दी है सरकार ने, जी, बात होगी पीओके मैं आ पर रहा होगी, हूं। गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति। आपकी इसी बात को मैं बोल रहा हूं। दहशत कहां से चली कि एक होम मिनिस्टर ने सिर्फ यह कह दिया कि जेएनके का मतलब पीओके और अक्साई चिन्ह है। जी, दहशत कहां चली? दहशत चली पाकिस्तान में कि पीओके गया। भाई, आपकी अपनी गिल्टी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीओके आपका नहीं 3 बार वहां पर पहुंच गए पीओके में, जो कभी मुड़ के नहीं देखते इसीलिए बोल रहा हूं। इसीलिए तो ये दहशत का है जी, कि अब उन्हें दिख रहा है कि ये गया जी। हमने कहीं नहीं बोला कि गया। अब जहां तक बात आ रही है बालाकोट की, देखिए आप एक बात बताइए, एक आर्मी चीफ जिसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इतने 100 आतंकवादी बॉर्डर पर इस फिराक में हैं कि कब इधर आए, आप एक बात बताइए, मेरे ख्याल मूर्ख होगा वो इंसान भी जो इस बात को नजरअंदाज कर दे और वो ये ना बोले कि बालाकोट हम फिर से कर सकते हैं। आप ये जो बालाकोट को फिर से रीएक्टिवेट कर रहे हैं, 500 आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, ये हम किसी भी समय जी, किसी भी समय इसे खत्म कर सकते हैं। जी। हमारे पास ये काबिलियत है। हमारे पास एक जो बढ़िया बात आ गई है ना कर्नल साहब, जी, कर्नल साहब दीपक झा भी हैं। जी। दीपक झा, आज आपसे सीधा सवाल और दिल की गहराई से दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहां के प्रधानमंत्री हैं? सवाल हो गया आपका? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वैसा जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। एक एक करके पूछेंगे। हाँ, एक एक करके पूछ रहा हूं, टाइम मत वेस्ट। हिंदुस्तान के आपके और हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप खुश हैं? आप खुश हैं? प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, हिंदुस्तान को सम्मान मिल रहा है, वो भी एक ऐसी जमीन पर जिसकी तरफ लोग नजरें गड़ाए देखते हैं कि वो कभी देख ले उनकी ओर, और वहां हाथ में हाथ डालकर प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष जिस ताकत और गर्मजोशी के साथ मिल रहा है, आप खुश हैं? देखिए, आप सुनना क्या चाहते हैं? पहली बात तो ये सुनना नहीं, मैं सुनना नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान, देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान, आप हिंदुस्तान का सम्मान सर्वोपरि है। हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बजेगा, सर्वोपरि। तिरंगा पूरे दुनिया का झंडा बने, हमें उस पर गर्व होगा। जो व्यक्ति करेगा हम उसको क्रेडिट देंगे। मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी को क्रेडिट जाएगा और जा रहा है। वाह दीपक झा, आज आपको ताली, आज आपको ताली। दीपक झा, आज आपको ताली। कम से कम आपने सच बात सच्चाई की बात कहने का आपने साहस जुटाया। लेकिन दूसरी बात भी मैं बोलूंगा, दूसरी बात भी बता दीजिए कि दूसरी बात यह है कि हम कब तक, मैं आज हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान हमारा बुलंद है, 70 सालों से बुलंद होता गया है डे बाई डे, और आज और बुलंदियों को छू रहा है, तो इसमें हमें फक्र है। एक दिन में नहीं हुआ है। पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाल होता गया और आज सबसे बुरे दौर पे गुजर रहा है। तो हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। पाकिस्तान का एजेंडा क्या रहा है? इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो पाकिस्तान अपने आप गर्त में चला गया। आज हिंदुस्तान ऊपर गया, तरक्की किया, चांद पे गया, सब कुछ किया। तो पिछले 5 सालों में या 5 महीनों में नहीं हुआ मनीष जी, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आज मोदी जी हमारे स्वाभिमान को और बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन मोदी जी पिछले 70 साल की देश की पूरी दुनिया में जाके कमियां गिनाते हैं, तो ये भी बात जायज नहीं होगा। मैं मोदी जी को बुराई करूं या ना करूं, दीपक झा, तो हमें पिछले 70 सालों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। दीपक झा, जब आपने जवाब देना शुरू किया था तो मुझे लगा कि आज फिजा का रुख बदला है, जलजला पाकिस्तान में आया है। कम से कम आप आज कम से कम स्टूडियो में ऐसी कोई बात ना कहेंगे कि जिससे कहीं कोई ठेस पहुंचे। लेकिन हाँ, ठीक है, आपके विचार हैं, बहस के लिए आपको बुलाया गया है, आपको हक है बोलने का। लेकिन हाँ, अगर बेतुकी बातें होंगी तो उस पर आपत्ति जरूर उठेगी। कर्नल साहब, पाकिस्तान को लेकर अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उसके हाथ में कुछ नहीं। पाकिस्तानी मीडिया सीधे तौर पर कह रहा है कि सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। ट्रंप ने कह दिया कि मैं मोदी का सबसे खास दोस्त हूं, ही इज माई ट्रू फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड। ये अपने आप में क्या संकेत दिखाता है? और उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया का सबसे बढ़िया दोस्त इस व्हाइट हाउस में मैं हूं, उन्होंने ये भी कह दिया। बट इससे पहले मैं दीपक जी के पास आऊंगा। दीपक जी, अभी हम थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का वो डिबेट सुन रहे थे। मेरे ख्याल हमारे यहाँ डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे यहाँ हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कुछ हमारा प्राइम मिनिस्टर और इंडिया यूएस में पा रहा है,
इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हो सकती कि वो कम पा रहा है या गलत पा रहा है, वो अच्छा पा रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप और हम हमारे टीवी चैनल्स पर बातें इतनी जिम्मेदारी से करें कि कहीं पाकिस्तान टीवी हमारे वाले क्लिपिंग्स को वहां दिखाना ना शुरू करे कि ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं। देख, मैं इसलिए सिर्फ जिम्मेदारी किया। आप क्रिटिक बन सकते हैं, आप सपोर्टिंग क्रिटिक बन सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज करें, ये मेरे ख्याल अच्छी शोभा नहीं देगा। हम आपको हमको दीपक झा जी, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी आज हैं, मोदी जी हैं हमारे देश के, उनको सम्मान मिल रहा है तो भारत का हौसला बुलंद हो रहा है। भारत के 135 करोड़ जनता का सम्मान, 135 करोड़ के दीपक झा 135 करोड़ जनता का सम्मान। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं मनीष जी। हम उनको बधाई देते हैं, उनको और गौरवान्वित होते हैं, हमें गौरव महसूस होता है जब हमारे देश में तिरंगे का झंडे का बुलंद होता है शान। तो लेकिन पाकिस्तानी चैनल इंडिया इंडिया करते रहते हैं, सुनिएगा समझिएगा, वो इंडिया के लिए, तो हम उनके चैनल्स की बात करते हैं कि देखो वहां का व्यक्ति क्या कह रहा है पाकिस्तान। तो हमारे चैनल इतने गैर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम वहां के चैनल के दिखाएंगे। हम पाकिस्तान पे बहस क्यों करते हैं? हमारा देश, दीपक झा आप समझ नहीं पाए कर्नल साहब क्या कह रहे थे। दीपक झा आप कर्नल साहब की बात नहीं समझ पाए। उनका ये कहना था कि जब हम बैठते हैं और किसी बात पर चर्चा या बहस करते हैं तो कोई ऐसा मुद्दा ना उछले जिसको लेकर पाकिस्तान, जिस तरह से आज हम उनके चैनलों की बात कर रहे हैं, वो हमारी बात वहां पर करकर इसका डिंडोरा। मैंने एक बात बहुत क्लियर शब्दों में पहले भी कही और आज भी कहता हूं, मैं मोदी जी से सवाल करूंगा। मोदी जी की बुराई करना मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा अधिकार हो सकता है हर एक देशवासी का। जो दीपक झा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दीपक झा आप सही कह रहे हैं, दुनिया के आप सुनिए। दीपक झा ये दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। पाकिस्तान के मुद्दे पे, अमेरिका के मुद्दे पे, चाइना के मुद्दे पे हम मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई नीति हमारी, हम लोग भी हैं, देश के लोग हैं, उनके विपक्षी दल है, तो मोदी जी का सुनना उनके बड़े दिल को दिखलाता है। दीपक झा आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं और बहुत संजीदगी से कह रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, वरना आपके जो तेवर होते हैं वो तेवर पूरे बहस का विषयांतर कर देते हैं। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है ईमानदारी से कह रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दीपक झा, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दोनों एक साथ है। एक और दूसरी बात आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान को लेकर बात होती है तो भारत पूरी मजबूती से, भारत के लिए वो व्यक्ति, वो चेहरा जो प्रधानमंत्री है वो बात करता है। तो आप इस बात को लेकर अगर ये सोचें कि कहीं ना कहीं राजनीति घुसा दी जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना। इसमें देखिए कहीं कोई राजनीति नहीं, हम देश के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे राजनीति कर सकते हैं, शिक्षा के मुद्दे पे राजनीति कर सकते हैं, वो अलग टॉपिक है, राजनीति कर सकते हैं। जब हमारे विदेश नीति जो आपने एक बात सही कही, कर्नल साहब भी मानेंगे इस बात को और कर्नल साहब ने पहले भी कह दिया। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी जुड़ गए। आरपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आरपी सिंह साहब, आज चर्चा हो रही है कि आखिर पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही बात, मोदी का सम्मान और ट्रंप और मोदी के बीच बढ़ती मजबूतियां, भारत के मजबूत होते रिश्ते और ट्रंप की सीधे तौर पर फटकार और सीधा इशारा कि संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। देखिए, पाकिस्तान के गले सिर्फ यही नहीं उतर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध किस प्रकार और भारत के संबंध किस प्रकार विदेशों में सगर हो रहे हैं और किस प्रकार यूएस के साथ और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री साथ कैसे हो रहे हैं। उनकी दिक्कत यह है कि उनके संबंध कैसे हैं। आज उनको यूएस कैसे ट्रीट करता है, उनको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कैसे ट्रीट कर रही हैं, उनको फ्रांस कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको यूके कैसे ट्रीट कर रहा है, उनको समझिए नहीं। उनको बांग्लादेश और तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान कैसे ट्रीट कर रहा है, मतलब उनके बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको उनका कष्ट है। और एक बात बड़ा स्पष्ट है, सारी दुनिया में एक मत तो हो रहा है कि पाकिस्तान जब तक अपने आप को आतंक के मापदंड में ठीक नहीं खड़ा नहीं करेगा और आतंक के मापदंड से अपने आप को हटाए, जो आतंक का मामला उससे अपने को दूर नहीं करेगा, जब तक उसके लिए अब चैन नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अगर उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट में ले आए तो उसके बाद उनकी और दिक्कतें बढ़ेंगी, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेंगी, उनकी इंटरनल क्राइसिस बढ़ेंगी। ये पाकिस्तान को अब समझ आ जाएगा कि अब वो बार बार जब जैसे जैसे तारीख पास आ रही है
आरपी साहब, आपको एक बात शायद आपने भी गौर किया होगा, अगर आप उस तस्वीर, उस विजुअल को देखें जिस समय इमरान डरे से पाकिस्तान को अब आरपी समझ आने साहब, लगा कि आरपी साहब, वो बार बार जब जैसे जैसे तारीख पास आ रही है। आरपी साहब, आपको एक बात शायद आपने भी गौर किया होगा, अगर आप उस तस्वीर, उस विजुअल को देखें जिस समय इमरान डरे सहमे ट्रंप के बाजू बैठे हुए थे, वो हाथ में तस्बीह करते हुए बैठे हुए थे। आप सोचिए कितना खौफ, कितना डर, और केवल अल्लाह से एक गुजारिश कि हे अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे मुल्क को बचा ले। देखिए, बचाने का मैंने कहा, अगर वो आज बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, आतंकवाद से निजात करें, आतंकवाद का जो पूरा नेटवर्क है उसको खत्म करें, और तभी, नहीं तो अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। अगर वो सोचे कि हम आतंकियों को भी चलाए रखेंगे, वो ये जाकर धमकी दे दे कि मेरे पास 40,000 आतंकी जिहादी हैं, उनका क्या करूंगा, तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं उनके लिए। क्योंकि अगर 40,000 जिहादी पाल ले, आपने सांप पाल ले अपने वहां पर, और आप सोचे आप जाकर मीठी बात करने का बनेगा नहीं, दुनिया समझ रही है। आप याद करिए, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि उन्होंने अपने पिछवाड़े में सांप पाल रखे हैं, और सांप पालेंगे तो कैसे दुनिया चलेगी उनके साथ। क्योंकि दुनिया किसी आतंकवाद को, ये तो आतंक से आशिकी करते हैं, तो तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, पाकिस्तान की तो फितरत है आतंक से आशिकी की। एक चीज और, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में, जी बिल्कुल, तो ये तो फिर इनको भुगतना भी वैसे ही पड़ेगा कि आतंक की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। भारत में जो आतंकी रहते हैं उनकी उम्र आजकल 6 महीने रह गई है। जी आरपी साहब, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरपी साहब, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष, जिन्होंने आतंक का सबसे बड़ा दंश झेला है, मनिंदर सिंह बिट्टा। बिट्टा साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान को डर सता रहा है क्योंकि ट्रंप ने इमरान को साफ कह दिया है कि मैं आपको नहीं बचाने वाला। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, नरेंद्र मोदी जी हो या ट्रंप जी हो। नरेंद्र मोदी जी की अगर सुरक्षा का खतरा उनकी सब कुछ है, तो ट्रंप को उनसे ज्यादा है। अमेरिका है, आपको पता है 11 सितंबर को हमला हो चुका है और अमेरिका पूरी हिट लिस्ट में टेररिस्टों की रहता है। इतनी भीड़ के अंदर जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके जी नरेंद्र मोदी जी के भी प्रोटोकॉल टूट गए और ट्रंप जी के भी, ट्रंप नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के टूट गए। खुदा ना खास्ता को बात होती तो क्या होता। एक जोश के अंदर एक नरेंद्र मोदी जी की जो, देखो मैं पहली बात बता दूं, मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रथम राष्ट्र का एक छोटा सा सिपाही हूं। एक नरेंद्र मोदी जी ने जो टेररिज्म के खिलाफ एक जंग शुरू की है ईमानदारी से, उस जंग के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर सम्मान मिला है, वो ट्रंप ने भी उसको माना है कि ये व्यक्ति आतंकवाद के आगे झुकने वाला नहीं है। और जो पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ क्लियर थी, एक होती डबल पॉलिसी, देखते हैं वोट बैंक की, नहीं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर पॉलिसी की थी, लकीर की थी, और उस पाकिस्तान को नकेल डाली है जो पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप चलते थे, जो ओसामा बिन जैसे लोग आतंकवादी जो वहां रुकते थे, जो अमेरिका पे हमले करते थे, पूरी दुनिया में हमले करते थे, अफगानिस्तान के ऊपर हमले करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनके चने चबा दिए। सवाल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई का नहीं है, सवाल प्रथम राष्ट्र का है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तो उत्कर को देख करके ट्रंप जी ने उनको जो सहयोग दिया है हिंदुस्तान को, भारत माता को, हम उसके हसानमंद है। तो इमरान खान को तो मुकम्मल हार हो गई, और ये क्लियर कर दिया अमेरिका ने कि 370 धारा जो हटाई गई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो बिल्कुल उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। ये दुनिया में बता दिया अमेरिका। जी बिट्टा साहब, जी आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त पूर्व राजनयिक और विदेश नीति के जानकार जेके त्रिपाठी साहब भी जुड़े हैं। त्रिपाठी साहब, सीधा सवाल, आज जब ट्रंप की मोदी से दूसरी मुलाकात होगी तो बात पीओके पे होगी? मेरे ख्याल से बात पीओके पे नहीं होगी, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है मोदी सीधे सीधे कह देंगे कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इस पर हम आपसे कोई भी विचार विमर्श नहीं करेंगे। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्तों को कष्ट नहीं देना चाहते, तो ये बात होगी, क्योंकि ये भारत का स्टैंड, भारत का रुख बहुत ही क्लियर है पहले से कि हम इस मामले में कहीं किसी दूसरे तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं सहेंगे।
और हमने 370 खत्म करके हमने एक चीज कर दिया, सही किया गलत किया वो बात तो सुप्रीम कोर्ट वो करेगा, इसलिए हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कि एक कर दिया वो इतिहास हो गया। त्रिपाठी साहब, एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहूंगा। सर्वोच्च अदालत जो कहेगी, चूंकि कई याचिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन सारी दुनिया ने भारत का साथ दिया है। जी, सारी दुनिया ने ये कहा। देखिए, याचिकाएं जो लगी हुई हैं वो दूसरे मुद्दे पे लगी हुई हैं, वो इस मुद्दे पे लगी हुई है कि उसको 370 को कायदे से हटाने के लिए प्रक्रिया पूरी की गई कि नहीं की गई। लेकिन किसी भी विपक्ष के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि 370 को हटाना गलत था। सभी ने एक स्वर से कहा और इसीलिए यही संदेश जा रहा है कि भारत ने 370 को हटाया, ये उनका आंतरिक मामला था। त्रिपाठी साहब, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि ये सम्मान मेरी संसद का है, मेरा बहुमत नहीं था राज्यसभा में, लेकिन ये चूंकि मुद्दा इतना बड़ा था, सारी संसद का उन्होंने नाम लिया, तो विपक्ष ने भी साथ दिया। तो कर्ण साहब, आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने संसद का भी सम्मान रखा, देश का रखा, और साफ तौर पे खुले तौर पर दुनिया को ये बता दिया कि भारत एक है? सर, आप डिप्लोमेसी के पंडित हैं, मैं आपके बिल्कुल सम्मान करता हूं इस बात का, लेकिन जब आप ये कहते हैं और वो भी हमारे टीवी पर, तो ये बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा कि आपने बोला 370 हटाना सही था या गलत था। नहीं सर, इसके ऊपर कोई डिबेट है ही नहीं। ये मेरा सबमिशन है आपसे, पता है क्यों? जो कि आप भी खुद बाद में मान रहे हैं। डिबेट है सिर्फ इस बात पे कि जो प्रोसीजर अख्तियार किया गया, बस वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। और देखिए क्या शानदार तरीका है हमारे डेमोक्रेसी का कि वो चीज जिसके लिए पूरा देश कन्विंस है, जिसके लिए पूरी गवर्नमेंट कन्विंस है, हमने उस केस को सुप्रीम कोर्ट में फिर भी चलने दिया है। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता जी, ये और किसी देश में नहीं हो सकता जी। भाई, अगर हम एक तरफ बोलते हैं संसद सुप्रीम है, तो फिर सुप्रीम होने का मतलब क्या निकला कि जो उसने कह दिया और बहुमत से अगर पास कर दिया, उसके आगे डिबेट चर्चा भी नहीं हो सकती। दीपक झा, एक बात आप देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कितना डरा सहमा हुआ है। हाँ। वहां सीधे तौर पर, मैं हामिद मीर को सुन रहा था, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि भारत और अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। मनीष जी, मैं बोलता हूं, आपने बोला था ना इमरान खान के हाथ में माला है, हाथ में माला और देश में कहते हैं, हाथ में माला और देश में हालाहल। तो ये हालात है पाकिस्तान के, हालाहल है मतलब भूकंप आ रहा है, तबाही मची हुई है, ये सब देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो उनके जो कृत्यों का परिणाम है, ये नेचर जो दंड देता है ना, तो इसी तरीके से दंड देता है ऐसे दुष्ट आतताइयों को। पाकिस्तान वो आतंकवादी मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए नासूर सिर में दर्द साबित हो रहा है, लेकिन हम इसको कब ठीक करेंगे? आज हमारा सरकार जी जब हम सवाल करते हैं, आप बार बार पाकिस्तान मत इसको इलाज कर दीजिए, इसको इलाज की प्रक्रिया में और जो 70 साल में नहीं हुआ वही तो सरकार कर रही है, और ये ठीक करने की प्रक्रिया के तहत ही विजय भी हो रही है सरकार की। इस बीच बिट्टा साहब के पास चलते हैं। बिट्टा साहब, क्या इमरान खान को अब पीओके में हाथ से निकलने का डर सता रहा है, आपको लगता है? देखो, बात तो स्पष्ट है। पहले हम पॉलिटिकल बातें करते थे, इलेक्शन के वक्त 370 धारा हटाएंगे, 370 धारा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के ये सारे पॉलिटिकल एजेंडे थे। 370 धारा पॉलिटिकल एजेंडा सारी पार्टियों का रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, हटना है या नहीं हटना है, जिस तरीके से वोट बैंक होता है। पर जिस तरीके से अमित शाह जी ने इलेक्शन से पहले वादा किया, देखो मुझे भी नहीं यकीन था कि 370 धारा हटेगी। जिस तरीके से 370 धारा हटी है और ईमानदारी के साथ हमने वहां पे हटा करके एक अच्छे तरीके से वहां का प्रशासन, वहां का जो नौजवानों को, बेरोजगारों को 50,000 नौकरी देना, जो वो कह रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा सरकार का जो मुख्य मकसद होगा कि कश्मीर हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कश्मीर इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की पगड़ी का सवाल है, कश्मीर हमारे जैसे लोगों की भी पगड़ी का सवाल है, क्योंकि बार बार हम उसके ऊपर बोलते रहे जी। तो जब 370 धारा हट गई और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, एयर मार्शल धनोआ, जब सबने कह दिया कि ऑक्यूपाई कश्मीर लेना, वो तो लेना ही है, तो अच्छा तो ये होगा, लेना है तो इमरान खान ईमानदारी से हमें दे दे,
जी। और वो अपना देश चलाएं, हम अपना देश चलाएं, हम व्यापार शुरू करें, हम ठेले शुरू करें, हम उसके हमारा हिंदुस्तान उनको मदद करेगा। हिंदुस्तान वो कमजोर पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश करेगा, पर ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। बिट्टा साहब मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप मोदी को भी दोस्त कहते हैं, इमरान को भी दोस्त कहते हैं, ये क्या मजबूरी आपको लगती है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि इमरान खान जो है उसको बिल्कुल इज्जत मान नहीं मिला। ये बिल्कुल अमेरिका ने बता दिया कि आप अपनी औकात में रहिए, आप अपने असूलों में रहिए, आप आतंकवाद को समाप्त कीजिए। और जिस तरीके से मैं उनकी वॉक टॉक जो देखी है, ट्रंप ने तो उनके साथ आंख से आंख भी नहीं मिलाई और पूरे पाकिस्तान को आईएसआई को बता दिया अपने रास्ते को बदल लो। अगर ओसामा बिन लदेन को वहीं घुस के मार सकते हैं और जितने भी आतंकवादी हैं इनको वहीं घुस के मारेंगे अजहर जैसे आतंकवादियों को, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और आज अमेरिका हमारे साथ है, आज चाइना क्लियर हमारे साथ ना हो, पर चाइना की कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने, हिंदुस्तान के व्यापार ने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की पॉलिसी ने कहीं ना कहीं चाइना को नरम किया है। आज जो पिछले 5 साल के अंदर दौरे हुए हैं, हम भी विरोध करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी रोज बाहर घूमते रहते, हिंदुस्तान को क्या देखेगा, बाढ़ है, फ्लड है, किसानों की समस्या है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रथम राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना, कश्मीर की समस्या, आतंकवाद के ऊपर जोर देकर के उसको समाप्त किया। जी आरपी सिंह साहब, पाकिस्तान बार बार लगातार गुहार लगा रहा है। आपने तस्वीरों में भी देखा, वहां के इमरान खान आप तस्बीह करते दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उन्होंने इसके पहले भी उनकी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने ट्रंप से गुहार लगाई थी, गिड़गिड़ा रहे थे कि आप जैसे तैसे मध्यस्थता करिए। फर्ज करिए अगर मध्यस्थता की बात हो गई, अगर अमेरिका ने कह दिया, जो कि सीधे तौर पर अब ये दुनिया को जाहिर हो चुका है कि भारत के सच्चे दोस्त हैं वो, मोदी के करीबी दोस्त हैं वो, और अगर अमेरिका ने कह दिया कि आप पीओके भारत को दे दें, आपको लगता है ये धूर्त पाकिस्तान मानेगा? देखिए, पाकिस्तान तो किसी की वजह मानेगा नहीं, और हमको पीओके लेना पड़ेगा, वो देगा नहीं अपने आप। थोड़े समय की बात है, 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, उसको अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह जी ने उसको वापस अभी रिट्रीट किया था और कहा था कि अब अगला जो इश्यू है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का है जी। तो बड़ा स्पष्ट है कि समय की बात है, थोड़ा कश्मीर जैसे सेटल होगा उसका पीओजे का एजेंडा चलेगा, सुनिश्चित चलेगा, और सिर्फ पीओजे का एजेंडा नहीं चलेगा, गिलगित बाल्टिस्तान का भी, और जो वहां पर अंदरूनी मामले वो भी निकल कर आएंगे। मैं जिस बात पे वापस आ रहा हूं वो समझिए, जो मैंने शुरू में कही थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जिस दिन हुक्मनामा आ गया, जिस दिन उन्होंने कह दिया कि हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया, उस दिन पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान नहीं रह पाएगा, पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा अगले 1 साल में, जिस दिन वो ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा। जी त्रिपाठी साहब, ये आखिर राग आलापते हुए इमरान खान लगातार अमेरिका में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ये साजिशों और प्रोपेगेंडा का मंच नहीं। उनके पत्रकार वहां पर कुछ कहने की कोशिश किए, उनको डांट डपट करके शांत बिठा दिया। मीडिया पाकिस्तान का डरा हुआ है। आपको लगता है पाकिस्तान अगर मध्यस्थता की बात कर रहा है, वही सवाल जो मैंने आरपी सिंह से कहा कि पीओके पर बात होगी, अगर अमेरिका ने कह दिया कि पीओके पे शांत हो जाओ और वो भारत है दे दो, ये संभव लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे ये हाइपोथेटिकल सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कभी ट्रंप ऐसा कहेंगे, कितने भी बेवकूफ हैं या कितने भी मतलब, लेकिन दबाव तो बना सकते हैं ना? दबाव वो ये बना सकते हैं कि आप लोग मिल बैठ करके आपस में मामला मामला समझा लीजिए। नहीं, आप फ्रांस की G7 की बैठक भी अगर आप देखें, जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, ये हमारा मामला है, हम देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो बार बार जाकर गिड़गिड़ाता है, उसको क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान तो बार बार जाके गिड़गिड़ाएगा ही, क्योंकि उनके सामने चारा क्या है, उनके सामने बौखलाहट है, उनके सामने ये है कि हम अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के, हम अपने आवाम को क्या जवाब देंगे? अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब इमरान खान ने शुरू में ही बड़बोलेपन में ये कह दिया कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं कश्मीर के मामले के लिए, तो अब उन्हें तो मजबूरी है, वो मामला उठाएंगे, चाहे उनको थप्पड़ पड़े और चाहे उनको इसकी सजा। कल साहब एक और बात, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की भी बात हुई है, और सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि मैं हिंदुओं का दोस्त हूं।
यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, आपका जो पिछला सवाल आपने बिट्टा साहब से पूछा था, मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। फौजी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है एटलीस्ट मैं उसका आंसर जरूर दूं अपनी। आपका सवाल था कि ट्रंप साहब ने कहा कि वो इंडिया के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भी बोल दिया कि वो उनके भी दोस्त हैं। क्या मजबूरी रही होगी? सुनिए, यूएस से सिर्फ 3 चीजें, और मेरे डिप्लोमेट सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं कहीं भी गलत हूं, 3 चीजें यूएस से बड़ी अच्छे से सुनता है आजकल। एक, वो उनके भी दोस्त हैं। क्या मजबूरी रही होगी? सुनिए, यूएस से सिर्फ 3 चीजें, और मेरे डिप्लोमेट सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं कहीं भी गलत हूं, 3 चीजें यूएस से बड़ी अच्छे से सुनता है आजकल। एक, इकोनॉमिक, जहां कहीं उसे इकोनॉमी में गेन हो रहा होगा वो हमारी जरूर सुनेगा। दूसरा, एंटी चाइना, अगर आप कुछ भी एंटी चाइना बोलेंगे आपकी टोटल अटेंशन मिलेगी आपको यूएसए से। तीसरा, एंटी इस्लामिक टेरर, क्यों? क्योंकि वो उनके घर में तकलीफ दे चुका है, वो सुई चुभी हुई है, खतरा है, वो इसलिए आपकी जरूर सुनेगा। और आखिरी जो आज की तारीख में, दैट इज इलेक्शन पॉलिटिक्स, वो भी एक मजबूरी है। इन 4 चीजों की वजह से उसके लिए इस समय इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। दीपक झा, इसलिए मैं दोनों को बात माने तो ट्रंप दोनों तबलों पे हाथ रखे। जी हाँ, देखिए, अब मैं बात बोलता हूं, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो इंडिया काफी है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए। पाकिस्तान वो नंगा देश है कि जो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो एक लाइन में सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन रही बात अमेरिका के सर्टिफिकेट की, तो हम अपने प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि आप बार बार जब कहते हैं कि हमारे बीच कोई मध्यस्थता नहीं करेगा, और हम भी कहते हैं कोई नहीं करेगा हमारे बीच, ये हमारा और हमारा मसला है, फिर आप क्यों दुनिया को जताने जाते हैं कि देखो भैया अमेरिका मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम क्यों उसके मंच से कहते हैं? तो ये जरा सवाल उठाते हैं मोदी जी के दोहरे। इस वक्त दीपक झा, बॉलीवुड से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, जी हां, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी अमिताभ को बधाई। अमिताभ बच्चन को सर्वसम्मति से मिला सम्मान। अमिताभ को पीढ़ियों का प्रेरणा दी। जावड़ेकर ने कहा, अमिताभ बच्चन को सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पीढ़ियों को दी प्रेरणा, प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अमिताभ बच्चन का फिल्म के प्रति योगदान, उनके अभिनय, उनके किरदार को लेकर पिछले 4 दशकों से ज्यादा भारतीय फिल्म में जो उनका योगदान है, उसी के मद्देनजर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान। मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित विश्वकर्मा जुड़े हैं। रोहित, मुंबई, बॉलीवुड और देश के लिए बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये एक तरीके से बहुत प्रतीक्षित था। एंग्री यंग मैन की भूमिका से शुरू करने वाले और पल्स पोलियो तक के अभियान तक जुड़े रहने वाले अमिताभ बच्चन की भूमिका को सरकार ने एक तरीके से एक सम्मान देने का जो फैसला किया है, सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, और अब एक एक करके तांता लग गया है। करण जौहर हो, लता मंगेशकर हो, सभी लगातार उनको बधाइयां देना शुरू कर दिया है। और अभी अभी तुरंत करण जौहर ने लिखा है उनके लिए कि मोस्ट इंस्पायरिंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, और इसके पहले लता मंगेशकर ने बधाई कर दिया उनको कि बहुत बहुत बधाई हो, बहुत समय से ये इसकी जरूरत थी जो अब हो रही है। आपको अंदाजा होगा कि थोड़े दिन पहले से ही अमिताभ बच्चन ने जितने प्रयोग किए हैं, जब से वापसी हुई है उनकी दोबारा, उसके बाद से लगातार जो उन्होंने फिल्मों में, सिनेमा में अलग अलग रूप दिखाए, चाहे वो पिंक में वकील की भूमिका हो, फिर चाहे वो पार में एक बच्चे की भूमिका हो, या फिर अब जाकर के एक किसी बुजुर्ग प्रोफेसर की भूमिका हो, हर तरह की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन इस वक्त जो एक देश, भारत के लिए एक चेहरा, सिर्फ एक अदाकार नहीं है, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में है जो गंगा के किनारे से लेकर के, वो गंगा के किनारे से लेकर के
बॉम्बे तक यानी मुंबई सिनेमा तक उनकी जो पहचान बनी हुई है, मुंबई के लाल तक होने से, किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर के हर तरह की भूमिका में वो अपने आप को रोहित किया। एक सवाल आपने अपने संभाषण में कहा कि बच्चन साहब ने कई उथल पुथल से निकलकर आज खुद को ये रखा, तो मुझे एक लाइन याद आती है, सागर से भी गहरा हूं मैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। ये बच्चन साहब की फितरत दिखाई देती है। कहा, बिल्कुल सही कहा, ये बच्चन साहब की फितरत है। हरिवंश राय बच्चन अपने पिताजी की कविताओं से लेकर के जो उनके अंदर एक मिट्टी की खुशबू आती है, जो हिंदी हार्टलैंड से लेकर के महाराष्ट्र तक को जोड़ती है, जिनका विरोध करने वाले से वो तक वो अपने गले लगा लेती है, वो सबसे बड़ी भूमिका में है। अभी तक अमिताभ बच्चन की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हम कोशिश करें कि अमिताभ बच्चन जी से खुद संपर्क किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अमिताभ बच्चन को सम्मान देना हिंदी फिल्म जगत के लिए एक करीब 40-50 साल का जो लंबा तजुर्बा है उनका, जो एक पूरी सिलसिला है, हम हिंदुस्तानी, 7 हिंदुस्तानी से लेकर के अभी तक की जो फिल्में आई उनकी, वो सारी फिल्में ये बताती हैं हिंदुस्तान के समाज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और देश की परिस्थिति के बारे में। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड के शहंशाह को देश का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देश का सवाल में मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार हेडलाइंस।